नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। आज के इस सेशन में अर्थात अवसर बैच में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीके जीएस के पहले प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, बस ये है इसका एग्जाम पेपर आपको 1 घंटे पहले मिल चुका था और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसका डिटेल एनालिसिस के बारे में। कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस ऑप्शन के साथ उसका डिटेल एनालिसिस क्या रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 1 घंटे पहले कहाँ पे मिला था, अगर ये आपको नहीं पता है तो इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। अब ध्यान रखिएगा, 88 दिन के समय के साथ ही 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। ये परिक्रमण काल होता क्या है, इसको कभी कभी परिक्रमा करने में समझ में आएगा, कभी कभी परिक्रमण काल करने में समय आएगा। देखिए, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में जो भी समय लगता है उसको परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं। जो ग्रह पास में होगा उसको कम समय लगेगा, जो ग्रह उससे दूर में रहेगा उसको उससे बड़ा का समय लगेगा। ये वैसे इस तरह से कक्षाएं नहीं रहती, कक्षाओं का क्रम थोड़ा सा परिवर्तित रहता है, न कक्षाओं का आकृति इस तरह से होती है। आपने कभी परवल देखा है, उसी तरह का पथ होता है। कैसे बनाते हैं परवल के बारे में, तो मैं परवल आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, लाइन ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। होता है क्या, जैसे इस तरह से ये सन है, सन के चारों तरफ इस तरफ परवल के आकार में, जो सबसे पास में रहेगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, जो उससे दूर होगा उसका परिक्रमण काल उससे ज्यादा होगा, जो उससे दूर होगा उसका परिक्रमण काल उससे ज्यादा होगा, और जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसका परिक्रमण काल उससे भी ज्यादा होगा। उसी क्रम में सबसे पहले 88 दिनों के बारे में चर्चा करें तो 88 दिनों का परिक्रमण काल बुध ग्रह का होता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, सौर मंडल में न्यूनतम परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह का न्यूनतम परिक्रमण काल है, जो कि 88 दिन हो गए। जब न्यूनतम के बारे में पूछ लिया जाए तो उसी के साथ आप लोगों को अधिकतम और याद कर लेना चाहिए। अधिकतम परिक्रमण काल किस ग्रह का, तो वो याद रखिएगा अधिकतम परिक्रमण काल वरुण ग्रह का है, जो कि 165 वर्षों का है। अगर इसको दिन में आपसे कभी पूछ ले तो दिन ही भी याद रखिएगा, 59,880 दिन लगते हैं, मतलब 59,800 दिन लगते हैं पृथ्वी के, जब वरुण ग्रह जो वरुण ग्रह है वो पूरी एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक, अरुण वरुण कंफर्म हो गया। न्यूनतम परिक्रमा काल किसका है, बुध ग्रह का, कितने 88 दिनों का, और अधिकतम किसका है, वरुण ग्रह का, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेपच्यून कहते हैं, 165 वर्षों का, 59,800 दिनों का। इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स और याद रख लीजिएगा जो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है बुध ग्रह का परिक्रमा काल 88 दिनों का है, तो बुध के बाद इसके अलावा कुछ और ग्रहों के बारे में याद रख लीजिए, जैसे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का परिक्रमा काल कितने दिनों का है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह का परिक्रमा काल 225 दिन का है। पृथ्वी के बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पृथ्वी में एक साल में कितने दिन होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का अगर परिक्रमा काल के बारे में चर्चा करें तो मंगल ग्रह का परिक्रमा काल होता है 687 दिनों का। ये दिनों में भी चर्चा चल रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, दिनों के बारे में बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ किसके आगे दिन कितने हैं। मंगल ग्रह को कितने 687 दिनों का समय लगता है। मंगल के बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह को कितने दिन लगते हैं, बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो 4,331 दिन। अगर 4,331 थोड़ा सा बड़ा नंबर याद रख रहा है तो याद रखिएगा 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह को कितना समय लगता है, बृहस्पति ग्रह को 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह को कितना समय लगता है, शनि ग्रह को लगभग 29.4 वर्ष लगता है। यहाँ से डाटा वर्षों में याद रख लीजिएगा, पूछा कम जाता है इसलिए याद भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। शनि के बाद अरुण और वरुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरुण ग्रह जो है, अरुण ग्रह को लगता है 84 वर्षों का समय। अरुण ग्रह को कितना लगता है, 84 वर्षों का समय। और वरुण ग्रह का तो अभी हम लोगों ने बताया ही था, वरुण ग्रह का कितना लगता है 165 वर्षों के बारे में। क्वेश्चन कंफर्म हुआ, क्वेश्चन के आंसर्स कंफर्म हो गए। सबसे न्यूनतम परिक्रमा काल किसका है, बुध ग्रह का, कितने दिनों का, 88 दिनों का। अधिकतम किसका है, अधिकतम जो है वरुण अंकल का है, जिसको हम लोग नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं, 165 वर्षों के बारे में। वैसे भी अरुण हमारा एक मित्र है जिसके बहुत दिन से हो गए वर्षों, उसके साथ कभी भी भ्रमण नहीं हो सका। ठीक, दोनों पॉइंट्स ठीक हो गए। पृथ्वी का कितना है कंफर्म हो गया। मंगल ग्रह का परिक्रमा काल कितना है, तुरंत कमेंट करके बताइए, जिसको 687 दिन बिल्कुल सही। शनि ग्रह के बारे में चर्चा करके बताइए कि शनि ग्रह का कितना लगते हैं, 29 साल के बारे में, 29.4 सालों के बारे में। अगर इसको डिटेल या नंबर्स में पूछ ले तो 10,744 दिनों का समय लगता है। अगला देखते हैं इसके बाद क्या है,
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब आपसे लेटने के बारे में चर्चा कर ली कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। पर किसी भी क्वेश्चन को क्या हम लोग इतनी जल्दी से जाने देंगे, तो कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। जब कभी आपसे लेटे के बारे में चर्चा कर ले तो सबसे बड़ा ग्रह भी याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो याद रखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन याद रखना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की और खासियत याद रखिए, इसको नारंगी ग्रह भी कहते हैं। नारंगी ग्रह कौन सा रहेगा, बृहस्पति ग्रह। अब चर्चा थोड़ी और करते हैं, थोड़ा सा और। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होता है। देखिए, एक मान्यता है कि सूर्य के जो सबसे समीप रहेगा वो सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, परंतु सौरमंडल में क्या है, सूर्य के सबसे समीप बुध ग्रह है, परंतु बुध ग्रह सर्वाधिक गर्म नहीं है, क्योंकि बुध का कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है। बुध में होता है कि सूर्य की गर्मी पहुंचती तो है, परंतु कैद नहीं हो पाती, वो फिर कहीं और चली जाती। बुध से ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। और सबसे ठंडे ग्रह के बारे में चर्चा कर लेंगे तो आप वरुण लगा देंगे, बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है। जब सबसे गर्म है तो सबसे ज्यादा चमक भी इसमें होगी। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा, शुक्र ग्रह। जो सबसे ज्यादा गर्म है वो सुबह भी दिखेगा और शाम को भी दिखेगा, इसीलिए इसे सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा और भोर का तारा या शाम का तारा, ये दोनों को, सुबह के तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सायंकाल का तारा, ये सारे के सारे नाम, सायंकाल का, शाम का तारा, शाम का तारा, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह कंफर्म हो गया। नारंगी ग्रह कंफर्म हो गया। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चलिए कलर के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा कलर कब आपके साथ काम देगा। नारंगी ग्रह किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। नारंगी ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। नारंगी ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह कंफर्म है। आप प्रत्यक्ष ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के बारे में क्या है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सारे, सुबह का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, ये सारे के सारे नाम है मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के बारे में आपको डिटेलिंग हो गई। अब हम लोग इसके बाद कंफर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या बताने लायक है, ये तो मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसका क्या ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ जी को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक के नाम याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, WALTH, वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिए कि लगातार आपसे पूछी जाती है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ को क्या मानते हैं, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और जब अर्थशास्त्र के बारे में आए और भारत के बारे में चर्चा न करें, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता अलग है, ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता अलग है और अर्थशास्त्र के जनक अलग। जब कभी जनक के बारे में चर्चा कर ले तो एडम स्मिथ, और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, इसके साथ 2-3 ऑप्शंस और याद रखिए। जब अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा कर ले और जॉन मेकार्ड कीन्स आपके सामने आए हो तो तुरंत याद रखिए माइक्रो इकोनॉमी के जनक। कीन्स बाबा क्या है, कीन्स बाबा छोटे थे तो इन्होंने माइक्रो इकोनॉमी के जनक कहलाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक के जनक जॉन मेलार्ड कीन्स हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम लेखक कौन से थे, चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी GNP में हम लोग मूल ह्रास घटा देते हैं तो GNP मूल ह्रास घटाने के बाद हमें NNP प्राप्त होती है। NNP क्या होता है, NNP को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। NNP को क्या बोलते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में चर्चा कर रहा है तो इसकी स्थापना से संबंधित आपको 2-3 पॉइंट्स और याद होने चाहिए। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। वर्तमान समय में कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, ठीक है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष है लास्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज बाद में देख लेंगे। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। कोई ऑप्शन में लिखा है कि 6 अगस्त 1952 को। इसका काम क्या था, भारत के लिए विकास के मामलों का निर्धारण करना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, RBI की स्थापना कब हुई थी।
देखिए आरबीआई की स्थापना से संबंधित 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को याद रखिए। आरबीआई की स्थापना से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं गलत होगा। सबसे पहला किस आयोग की सिफारिश थी, तो याद रखिए, लिखना स्टार्ट करें, हिलंटन की, हिलंटन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है, टन ना लिखते हैं, हिलंटन आयोग की सिफारिश पे, हिलंटन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना के लिए एक्ट कौन से बनता, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 1934 के अनुसार इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होती कब है, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। तो इससे संबंधित 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट आरबीआई की स्थापना से कंफर्म होगा 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सा आयोग था, किस आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना होती है, हिलंटन आयोग की सिफारिश पे एक्ट कौन सा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और स्थापना वर्ष कौन है, स्थापना दिवस कौन सी, 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा रखा गया था, तो याद रखिएगा संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, इसकी सबसे पहला विचार रखा था सन 1934 में एम एन रॉय जी ने। किसने रखा, एम एन रॉय ने, वो भी कब रखा, सन 1934 में रखा। एम एन रॉय को कहते हैं भारतीय साम्यवाद का जनक। एम एन रॉय क्या है, भारतीय साम्यवाद के जनक। तो एम एन रॉय से संबंधित ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय साम्यवाद का जनक कौन है, भारत में भारतीय साम्यवाद का जनक किन्हें कहा जाता है, एम एन रॉय को। एम एन रॉय ने किसकी नींव रखी, एम एन रॉय ने सबसे पहले विचार रखा कि भारत में एक संविधान सभा का भी गठन होना चाहिए। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स और है कि जब संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अगर आपसे पूछ ले पहली बैठक का, फर्स्ट बैठक की अध्यक्षता किसने की, फर्स्ट बैठक थी उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे। और जब कोई आपसे सेकंड बैठक के बारे में पूछ ले या स्थायी सदस्य के बारे में पूछ ले, तो स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ ले, स्थायी अध्यक्ष तब आप लोग लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फर्स्ट बैठक सेकंड बैठक में कौन से थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, संविधान सभा का भाग 1 किससे संबंधित है। कि भारतीय संविधान सभा में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले राज्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को भारतीय राज्य की संज्ञा किस आधार पर दी जाएगी। अर्थात पहले में क्या दिया, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में भाग 1 में वर्णन किया गया। आज के लिए आपके लिए पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आज पॉलिटी की क्लास में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने पॉलिटी की बैच से जुड़ना चाहते हैं तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा एक दिव्यांश पाठशाला का व्हाट्सअप चैनल भी है, उसमें आपको बाकी अदर क्लासेस के बारे में पता चलता रहेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों से आप जुड़ सकते हैं। भारतीय संविधान का पहला भाग किससे संबंधित है, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में। जब कभी दूसरे भाग के बारे में पूछ ले, तो जब कभी आप किसी भी राज्य क्षेत्र के बारे में होगे, अब उसके अंदर रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, उनको कहेंगे नागरिक। अर्थात भाग 2 में किसके चर्चा कर देगी, नागरिकों के बारे में। जब नागरिक रहने लगेंगे तो रहने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपको बोलने का अधिकार होगा, आपको चलने का अधिकार होगा। अधिकार क्या होगा, भाग 3 में वर्णन किया जाएगा। जब अधिकारों का वर्णन हो जाएगा तो घर वालों का भी कोई ना कोई कर्तव्य बनेगा। घर वाले भी आपके साथ कुछ ना कुछ करते होंगे, जिन्हें भाग 4 बोलते हैं डीपीएसपी के बारे में। और डीपीएसपी के बारे में भाग 4 का जोड़ा जाता है, जो मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करता है। और भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 6 क्या है, भाग राज्य के बारे में चर्चा है। ये क्वेश्चन यहीं पे समरअप करते हैं, वरना पॉलिटी में तो पूरा का पूरा दिन ही खत्म हो सकता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब धर्म के आर्टिकल 25 में चर्चा की गई है कि धर्म के आचरण के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में एवं धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में, किस बारे में चर्चा करता है, सबसे पहले धर्म के आचरण के बारे में, कि आप किस तरह के आचरण अपनाएंगे, उस तरह के धर्म को फॉलो करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हो सकता है आपका धर्म जन्म किसी मुस्लिम परिवार में हुआ हो और आप हिंदू ट्रेडिशन को अपनाते हो सकता है आपका जन्म किसी हिंदू ट्रेडिशन में हुआ, आप मुस्लिम ट्रेडिशन को अपनाते हैं, या किसी में भी चेंजमेंट रख सकता है।
सो धर्म के आचरण की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, सार्वजनिक व्यवस्थाओं की स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य के बारे में सदा, परंतु मानवता के अधीन के बारे में नहीं चर्चा की गई, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था 28 जुलाई सन 1914 की बात है। उस समय हम बहुत अच्छे हुआ करते थे, और उसके बाद ये चला था 11 नवंबर सन 1918 तक। अच्छा, ये डाटा आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे शायद, तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चलता है? 28 जुलाई से स्टार्ट होता है, 28 जुलाई सन 1914 से लेके चलता है ये 11 नवंबर सन 1918 तक, 4 वर्षों तक। इसके बाद इसमें एक पेरिस शांति समझौता होता है, जो कि होता है जनवरी 1919 में। अब जनवरी 1919 में कहाँ हुआ? कहीं ऑप्शन दिया है क्या जनवरी 1919? ये लो यार, ये तो गंदी बात है, ऑप्शन ही नहीं बनाया। कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जनवरी 1919 कर लीजिएगा, ये सही होगा। थोड़ा सा मिस टाइपिंग के एरर होगी, कुछ और दिक्कत नहीं। ये देखो जून 1919 लिखा हुआ है, ठीक है। जनवरी 1919 में इसके बाद शांति समझौता होता है, और ये पेरिस शांति समझौता को हम लोग जानते हैं वार्साराय संधि के नाम से। कभी हिस्ट्री में आप देखिएगा तो वार्साराय संधि आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समझ है कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया गया था? रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, और इसका प्रारंभ कब हुई थी? सन 1928 में। सन 1928 में किसके द्वारा? स्टालिन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अच्छा, जब आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की थी, तो प्रथम विश्व युद्ध तो कब हुआ? 1914 से लेकर 1914 से प्रारंभ होता है और 1918 तक रहता है। इसके साथ हम लोग सेकंड विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड विश्व युद्ध कब रहता है? सेकंड विश्व युद्ध, ये पहला विश्व युद्ध था, जिस महीने स्टार्ट हुआ उसी महीने समाप्त होता है। 1 सितंबर 1939 से ये प्रारंभ होता है 1939 से, और ये समय की समाप्ति की घोषणा होती है 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को। 1939 से 1945 लगभग ये 6 वर्षों तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? ये भी पूछने वाला है। 1914 से 1918। प्रिसाइज डेट याद रखिए, 28 जुलाई से प्रारंभ होता है। कब? 28 जुलाई 1914। 1914 के बाद ये चलता कब तक है? 11 नवंबर 1918 तक। तो ये प्रिसाइज डेट के साथ याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? लुई 16वें जो थे फ्रांस के सम्राट हुआ करते थे, और ये हैं किस राजवंश से वो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बोरवान राजवंश से। बोरवान राजवंश था जिनसे ये संबंधित थे। राजवंश कौन था? बोरवान राजवंश, इनसे ये संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक होती है? फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 से लेके 1799 तक, लगभग 10 सालों 1799, ठीक है, 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति चलती है। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? याद रखिए, महावीर स्वामी थे कौन? महावीर स्वामी थे कौन, ये याद रखिए। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ये तो आपको कंफर्म होगा कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, मतलब इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, या जैन धर्म के गुरु रहे थे, ठीक है। फ्रांसिस क्रांति पर महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इसके साथ इनके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम वर्तमान था। इनका जन्म होता कब है? याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 599 बीसी में। 599 बीसी, बिफोर द क्राइस्ट के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। इनका जन्म होता है 599 में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशाला। माता जी का नाम और याद रखिए, माता त्रिशाला, ठीक है। पुत्र के नाम इनके राहुल था, त्रिशाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? याद रखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। बल आघूर्ण को हम लोग न्यूटन मीटर में नापते हैं। न्यूटन मीटर किसी ऑप्शन में दिए गए, एनएम, इसी को फुल फॉर्म में याद रखिएगा। इसको हम लोग न्यूटन मीटर के तौर में दर्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, वस्तु का भार क्या होगा? द्रव्यमान मास बताया गया, वेट पूछा गया, डब्ल्यू डज इक्वल mg लगा दीजिएगा। m कितना दिया गया है? m को बोलते हैं मास। मास कितने लिखा है? 5। ग्रेविटी होती है 9.8, परंतु सुविधा की दृष्टि से इसे 10 पढ़ लेते हैं, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 50 ये ऑप्शन सही होगा।
वैसे अगर सटीक तौर पे सही होता तो ये 50 न्यूटन की जगह लिखा होता 48 न्यूटन। कैसे? तो अपने बता देते 49 न्यूटन मीटर कैसे होता है? 5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक, कन्फर्म 5 40 45 4 49 न्यूटन लिखा होना चाहिए था, पर कोई नहीं, कभी कभी सुविधा की दृष्टि से कैलकुलेशन एरर की वजह से, ताकि हम लोग कैलकुलेशन कम करना पड़े, हम लोग इसको 10 भी मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर, जो आप किस दर से कार्य कर सकते हैं उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था निश्चित होते हैं जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होने पर इसके बारे में आप लोग एक घटना देखिए। 3 बीकर लेते हैं, अगर अणु बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, कोई भी नहीं हिल पा रहा है, कोई भी नहीं हिल पा रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? ठोस। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच का संसंजक बल बहुत ज्यादा हो जाता है तथा इनमें कोई भी गैप नहीं रहता है। द्रव में क्या होता है? उससे कम। हवा में गैस में क्या होता है? सबसे कम। आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। ये बॉल है तो बॉल की तरह रहेगा, ये बॉल है तो यही सही बना रहेगा, अर्थात इसका क्या ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ण हैं? याद रखिए, जब वर्णों के बारे में चर्चा कर ली गई है, वर्ग के बारे में चर्चा कर ली गई है, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ण व 7 आवर्त हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, वर्ण और आवर्त दोनों में से किसी बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? आरबीसी का दूसरा नाम याद रखिए, उसके बाद याद रखिएगा आरबीसी के साथ इसी को कभी कभी आपको एरिप्रोसाइट्स के नाम से भी दे सकते हैं। किस तरह लिखेंगे या लिखना सीख लीजिए, एरिस्पोसाइट्स, एरिस्प्रोसाइट्स भी लिखेंगे। क्वेश्चन ऐसे होगा, एरिस्प्रोसाइट्स का कब्र का या एरिप्रोसाइट्स कहाँ पे अंत होती हैं? तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्शन लगा दीजिएगा प्लिया के बारे में। परंतु इसका जीवन काल, निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा के बारे में। और इनको हम लोग लाल रक्त कर्णिकाएं भी कहते हैं या एप्रोसाइट्स कहते हैं। और इनका जीवन काल कब से होता है? लगभग 100 से लेके 200 दिनों तक होता है। और प्रति सेकंड में, एक फन फैक्ट है कि प्रत्येक 1 सेकंड में 25 मिलियन आरबीसी का निर्माण व अंत हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? ये याद रखिएगा, इससे 2 तरह क्वेश्चन आते हैं। कौन सा प्रोटीन आवश्यक है? प्रोटीन के साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिए, विटामिन के, जिसको हम लोग पोटेशियम के नाम से जानते हैं, वो आवश्यक होता है। परंतु प्रोटीन के फाइब्रिनोजन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन भी याद रखिए और विटामिन भी याद रखिए, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन में याद रखना, दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में मिल जाए उसे याद रखिएगा, चाहे वो प्रोटीन पूछ ले चाहे वो विटामिन पूछ ले। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। आरपीएम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राउंड पर मिनट, राउंड्स पर मिनट। 1 मिनट में हार्ड डिस्क कितने राउंड्स टर्न कर रही है, उसको बोलते हैं आरपीएम। अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, झावेरी बहनें हैं कौन? झावेरी बहनें 3 बहनें हैं, नैना, स्वर्णा, नैना, स्वर्णा और रंजना। नैना, स्वर्णा और रंजना। पहली बात तो ये माताएं हैं, तो इनके जब कभी उच्चारण करें तो कानों के स्पर्श करिएगा। ठीक है, इनके गुरु माँ कौन थी? इनकी गुरु थी कलावती वर्मा व विपिन सिंह जी। कलावती वर्मा, इनके गुरुओं के नाम याद रखिए, कलावती वर्मा व विपिन सिंह जी, विपिन सिंह जी। ठीक है किस नृत्य से संबंधित? ये मणिपुरी लोक नृत्य से, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी पहले लोक नृत्य था, इसके बाद इसे शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दे दी। आज के प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनके लिंक्स अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो सभी अवसर बैच से जुड़ सके। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।